students, myself Rubina Chaudhary, and we are back with one more lecture of chemical thermodynamics. Student, in today's lecture we are going to discuss very important topic, and that is known as a Hess law. Hess law is a part of a thermochemistry, yes, which is again a part of a thermodynamic. So student, let us see what does Hess law says. So student, when I am talking about Hess law, it is also telling us about state function. What is state function? For an example, when I talk about state function, this is my A, which is my initial position, and this is my B, which is my final position. From A I have to go to B. ये मेरा इनिशियल स्टेट हो गया और ये मेरा फाइनल स्टेट हो गया. अब जब मैं A से B की तरफ जाना चाहती हूँ स्टूडेंट, तो देयर आर वेरियस ऑप्शन. चाहे मैं डायरेक्टली A2 धीरे धीरे स्टेप्स में जाऊँ, या तो फिर मैं एक और ले लेती हूँ, आई विल टेक इट एज C. अब मुझे जाना है बच्चा A से C की तरफ, तो मैं ऐसे घूम के भी जा सकती हूँ फ्रॉम A to B एंड B to C. पहला स्टेप मेरा इस तरह से हो सकता है, फ्रॉम ट्रैवलिंग A to B एंड देन फ्रॉम B to C. मैं इस तरह से दो स्टेप में ट्रैवल कर सकती हूँ. या तो फिर स्टूडेंट मैं क्या कर सकती हूँ, मैं डायरेक्टली A से किधर जा सकती हूँ, C में जा सकती हूँ डायरेक्ट. या तो आप गोल गोल घूम के जाओ, या तो फिर आप सिंगल स्टेप में चले जाओ. हेस लॉ बोलता है चाहे आप A to B जा रहे हो और फिर B to C जा रहे हो, A आपका इनिशियल स्टेट है और C आपका फाइनल स्टेट है, तो जितनी एनर्जी A to C डायरेक्ट जाने में लगेगी, उतनी ही एनर्जी A से B और B से C होने में भी लगेगी. दिस इज व्हाट हेस लॉ सेज दैट इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट. देखो स्टूडेंट, A तुम्हारा इनिशियल स्टेट था और C तुम्हारा फाइनल स्टेट था. अब हमें हेस लॉ बोलता है आप A से C किस तरह से आए हो, दैट इज़ नॉट गोइंग टू मैटर. द ओनली थिंग हियर वी विल सी कि अगर मैं A से C की तरफ जा रही हूँ तो भी उतनी ही एनर्जी लगेगी, और अगर मैं A से B और B से C की तरफ जा रही हूँ तो भी इतनी एनर्जी लगेगी. सो स्टूडेंट, लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन अ मोर एप्रोप्रिएट मैनर, और उसको हम दोबारा से यहाँ पे समझते हैं. तो हेस लॉ समझने के लिए बच्चों पहले मैं एक ट्रायंगल बना रही हूँ. दिस इज माय ट्रायंगल. ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम पॉइंट्स को मार्क कर देते हैं एज A मेरा इनिशियल पोजीशन है, B पॉइंट 2 है और C मेरा जो है पॉइंट नंबर 3 है. A2, B एंड B to C, ये मेरे 3 पोजीशंस हैं. अब बच्चों मैं जहाँ पे खड़ी हूँ ये मेरी पोजीशन है. आई एम स्टैंडिंग ऑन A. पोजीशन जो है मेरी इनिशियल स्टेट की वो A है, और मुझे जाना है कहाँ पे, C पे जाना है जो मेरी फाइनल स्टेट है. सो माय फाइनल स्टेट स्टूडेंट C. A से C की तरफ जाना है तो मुझे दो रास्ते नज़र आ रहे हैं. आई कैन सी 2 path. माई पाथ नंबर 1 स्टूडेंट दैट आई कैन फॉलो फ्रॉम A to B. पहले मैं A से B जाऊँ और फिर मैं B से C की तरफ जाऊँ, और इस तरह से मैं पहुँचूँगी कहाँ पे, C पे. ये मेरा हो गया पाथ 1. तो अब हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे ट्रायंगल को आप मार्क कर दो हेस लॉ. ओके स्टूडेंट, हमने यहाँ पे मार्क कर दिया हेस लॉ. A से B के तरफ जाने के लिए जो एनर्जी लग रही है, हेस लॉ टॉक्स इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी. स्टूडेंट्स, जो हमने कुछ लेक्चर्स पहले देखा था कि एंथैल्पी क्या होता है, तो अगर मैं A से B की तरफ जा रही हूँ तो जो एंथैल्पी लग रही है, आई टेक इट एज डेल्टा H1. माई एंथैल्पी इज डेल्टा H1 स्टूडेंट. अब जब मैं B से C की तरफ जा रही हूँ, और वी विल टेक इट एज यहाँ पे भी मेरा आ गया डेल्टा H और यहाँ पे भी आ गया मेरा डेल्टा H. हमें जो एंथैल्पी लग रही है वो इस टर्म्स में लग रही है. तो A से C में जाने के लिए जो एंथैल्पी लग रही है उसको हम मार्क कर लेते हैं डेल्टा H1. फिर जब मैं A से B की तरफ जा रही हूँ तो जो एनर्जी लग रही है उसको मैं मार्क कर रही हूँ डेल्टा H2, और फिर जो B से C की तरफ जा रही हूँ दैट इज़ माई डेल्टा HC.
स्टूडेंट ये मेरे पास ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल आपको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है जब आप हेस लॉ को एक्सप्लेन करते हो। अब हमारे पास जो इनिशियल स्टेट है, ए इज इनिशियल स्टेट, ए इज इनिशियल स्टेट एंड सी इज फाइनल स्टेट। मुझे ए से कहाँ पे जाना है स्टूडेंट्स? मुझे ए से सी की तरफ जाना है। अब इसके लिए दो पाथ है, देयर आर टू पाथ विच वी आर गोइंग टू सी। पहला जो मेरा पाथ है स्टूडेंट, माय पाथ नंबर 1 इज डायरेक्टली दैट आई कैन गो फ्रॉम ए। मैं डायरेक्ट ए से चली जाऊं, किसके पास चली जाऊं? मैं सी के पास। ओके स्टूडेंट, आई एम गोइंग डायरेक्टली फ्रॉम ए टू सी और मैं ये कंसीडर कर रही हूँ कि मेरा जो डेल्टा ए से सी में जा रहा है, जो एंथैल्पी लग रही है वो डेल्टा H1 की है और मैं एक हाइपोथेटिकल नंबर ले रही हूँ कि यहाँ पे जाने के लिए 100 किलो जूल की एनर्जी लग रही है। मतलब मैं अगर ए के पोजीशन पे हूँ और मुझे सी में जाना है तो मुझे ए से सी जाने के लिए 100 किलो जूल की एनर्जी लगी है और ये मेरा डायरेक्ट पाथ था। पाथ 1 जो था मेरा, ये डायरेक्ट पाथ था। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग दूसरे पाथ की बात करते हैं। तो नेक्स्ट इज माय पाथ नंबर 2। नेक्स्ट वन इज माय पाथ नंबर 2 और पाथ नंबर 2 में अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो पाथ नंबर 2 कैसा है? पाथ नंबर 2 विल अकर इन स्टेप्स। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे? जैसे कुछ बच्चे होते हैं घर से कॉलेज के लिए निकलते हैं तो कॉलेज जाने से पहले और बहुत सारी जगहों पे घूमते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जो अच्छे बच्चे वो तो डायरेक्टली घर से कॉलेज पहुंच गए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ ऐसे हैं जो घूम घूम के जाते हैं। तो जो आपका पाथ 2 है वो बिल्कुल उन बच्चों की तरह जो घूम घूम के जाते हैं। दैट इज, पहले वो ए से बी की तरफ जाएगा, मतलब अपने एक फ्रेंड के पास चला गया उसको पिकअप करने के लिए। तो यहाँ पे जो एनर्जी लग रही है वो डेल्टा H2 की लग रही है। स्टूडेंट यहाँ पे जो डेल्टा H2 की एनर्जी लगेगी वो 50 किलो जूल है। इट कैन बी 25 ऑल्सो और इट कैन बी 75 एज वेल। आप कुछ भी ले सकते हो, हमने एक हाइपोथेटिकल नंबर लिया है। फिर अब उसने अपने एक फ्रेंड को रिसीव कर लिया, अब वो वहाँ से फिर जा रहा है कहाँ पे? कॉलेज की तरफ। तो अब वो जो दूसरा पाथ कर रहा है, इसका स्टेप नंबर 2 क्या है? अब वो अपने कॉलेज के रास्ते के लिए निकल गया। तो स्टेप 2 विल बी फ्रॉम B टू C। B से किसकी तरफ जा रहा है? C की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे B से C जाने में उसको जो एनर्जी लग रही है स्टूडेंट, अब वो एनर्जी जो है दैट इज डेल्टा H3 विल बी इक्वल टू 50 किलो जूल। और इन टोटल अगर मैं देखूं, इफ आई सी हियर, तो माई B विल कैंसिल आउट और मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन होगा दैट इज A टू C इज इक्वल टू डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 इज इक्वल्स टू 100 किलो जूल। स्टूडेंट, हेस लॉ बोलता है एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है। इनिशियल पोजीशन मैटर करता है और फाइनल पोजीशन मैटर करता है। आप किस तरह से जा रहे हो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में, कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हो, आप डायरेक्टली जा रहे हो या आप नंबर ऑफ स्टेप्स में जा रहे हो, दैट डजेंट मैटर। दिस इज व्हाट हेस लॉ टेल्स यू स्टूडेंट। तो ये हमारे पास एक हाइपोथेटिकल नंबर्स के साथ, एनर्जी के साथ हमने ये किया कि मैं बोल रही हूँ अगर मैं ए से सी जा रही हूँ ना बच्चों, तो भी मुझे 100 किलो जूल की एनर्जी लग रही है। और इसके अलावा मैं अगर ए टू बी और बी टू सी घूम घूम के जा रही हूँ तो भी मुझे 100 किलो जूल की एनर्जी लग रही है। एंड दिस इज व्हाट हेस लॉ स्टेट स्टूडेंट्स। हेस लॉ बोलता है द एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन। स्टूडेंट, व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज नाउ अ डेफिनेशन और हेस लॉ का स्टेटमेंट। बच्चा, हेस लॉ जो बोलता है चाहे तुम रिएक्शन एक स्टेप में करो या तुम सीरीज ऑफ स्टेप में करो, तुम डायरेक्टली करो या उसको छोटे छोटे स्टेप्स में करो, जो एनर्जी लगनी है वो एनर्जी सेम होगी। द एनर्जी विल बी सेम। इफ अ रिएक्शन इज कैरिड आउट इन अ सिंगल स्टेप or a series of step, the enthalpy for the reaction will remain same। अब ये क्या कर रहा था? ये A से C डायरेक्ट जा रहा था, तो उस हिसाब से तो 50 किलो जूल ही लगना चाहिए ना।
बट नहीं, स्टेट फंक्शन में ऐसा नहीं होता है। अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये है कि जो एनर्जी लगने वाली है वो भी सेम होगी। तो ए से बी और बी से सी, इसका भी फाइनल पोजीशन सी था और इसका भी फाइनल पोजीशन जो है बच्चों वो सी था। तो यहाँ से हम लोगों को हेस लॉ के बारे में पता चलता है। This triangle is very important whenever you are explaining Hess law, student. Now let us see the statement of Hess law. Hess law ने अब दो statement में खुद को explain किया है and let us see one by one each of them. So student, now I have already written the statements on the board. Let us see the first statement of Hess law. Student, what it is written, Hess law states that the enthalpy change for a reaction is same. Enthalpy change for a reaction is same whether a reaction take place in one step or a series of a step. सुनो स्टूडेंट्स, जो ये एग्जाम्पल तुमने यहाँ पे देखा है ना, बिल्कुल यही हेस लॉ बोलता है। चाहे एक स्टेप में हो रहा है रिएक्शन या 2, 3, 4, अभी तो हमने 2 ही स्टेप लिया है, बट अगर 4 स्टेप में भी हो रहा होता ना स्टूडेंट, तो उतनी ही एनर्जी लगती। इट रिक्वायर्स सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टूडेंट। तो बिल्कुल हेस लॉ बोलता है एंथैल्पी उतनी ही लगेगी, एंथैल्पी चेंज उतना ही होगा, चाहे तुम एक स्टेप में करो या सीरीज ऑफ स्टेप में करो। ये तुम्हारे पास आ गया एक स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, अब हेस लॉ ने खुद को 2 स्टेटमेंट में एक्सप्लेन किया है। ए स्टूडेंट, एग्जाम में समटाइम दे आस्क यू फॉर अ डेरिवेशन ऑफ अ हेस लॉ, इट माइट कम फॉर 2 to 3 marks. At that particular time student, you are supposed to write down Hess law for like statement, and along with that explanation is needed. Even this year in 2019 this Hess law was there in your paper, so it is a very important topic. You have to understand it very well. But again student, it is very easy for you to understand. चाहे एक स्टेप में करो या उसी चीज़ को 3-4 स्टेप में करो, जो एनर्जी लगनी है ना बच्चा वो सेम लगनी है। अब दूसरा स्टेटमेंट जो है ना वो कुछ अलग नहीं है, बहुत इजी है दूसरा स्टेटमेंट भी। इवन आफ्टर रीडिंग यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। क्या बोलता है, Hess law can be also stated. Hess law को हम इस तरह से भी बता सकते हैं, both the statements are somehow similar, but there is only 2 ways of representing it. The enthalpy change for a chemical reaction is same. Enthalpy change सेम होगा केमिकल रिएक्शन रिगार्डलेस ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम, है ना स्टूडेंट। अगर कोई भी चीज़ स्टेट फंक्शन है तो चाहे जो पाथ फॉलो करे, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है या ऐसे ऐसे जा रहा है, अब वो पाथ में भी किस तरह से जा रहा है, कोई डायरेक्ट जा रहा है, कोई कूद के जा रहा है, कोई उड़ के जा रहा है, व्हाटएवर, दैट डजंट मैटर। जो एनर्जी है, जो एंथैल्पी जितनी लगनी है उतनी की उतनी ही लगेगी। नाउ स्टूडेंट, अगर आप देखोगे तो जब हमने एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन किया था तो हमने ये देखा था, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन करने के बाद फिर आपने किया था एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। इन दोनों में अगर 100 किलो जूल की एनर्जी लगी थी, मतलब पहले मैंने क्या किया था, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन किया और फिर मैंने लिक्विड से गैस में कन्वर्जन किया। ऐसा करते वक्त मुझे 100 किलो जूल की एनर्जी लग रही है। स्टूडेंट, नंबर्स हाइपोथेटिकल है, इसका कोई एक्चुअल मीनिंग नहीं है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, इधर तुम सॉलिड से लिक्विड जाओ या लिक्विड से गैस जाओ। 2 रास्ते हैं ना बच्चा, पहले मैं सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करूँ और फिर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करूँ। सॉलिड से लिक्विड करने में 50 किलो जूल लग गया, लिक्विड से गैस कन्वर्ट करने में भी 50 किलो जूल लग गया। या फिर तुमने देखा था एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन था बच्चों, तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन में तुम क्या देखोगे कि एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन में तुमने डायरेक्टली क्या कन्वर्ट किया था, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट किया था। अब ऐसा कन्वर्ट करते वक्त भी हमें 100 किलो जूल की एनर्जी लगी। चाहे तुम सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में करो, सॉलिड तुम्हारा इनिशियल पोजीशन है, गैस तुम्हारा फाइनल पोजीशन है, या फिर तुम डायरेक्टली सॉलिड से गैस करो, एक ही स्टेप में जो एनर्जी लगनी है स्टूडेंट वो उतनी ही होगी। दिस इज व्हाट हेस लॉ टेल्स यू। और ये हमने एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन और एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन के टाइम पे भी देख लिया है। नाउ स्टूडेंट, जो सेकेंड, ये तुम्हारे पास 2 स्टेटमेंट आ गया।
एक स्टेप के टर्म्स में बात कर रहा है कि चाहे एक स्टेप में करो या नंबर ऑफ स्टेप में करो, सेम एनर्जी लगेगी, सेम एंथैल्पी लगेगी। और दूसरा क्या बोलता है, चाहे तुम कोई भी रास्ता सिलेक्ट कर लो, वॉट एवर इज योर पाथ, the energy will be, or when I'm saying energy it is enthalpy, the enthalpy will be same. So from that student you can also understand, हमने पहले ही लेक्चर में देखा था कि enthalpy जो है वो स्टेट फंक्शन है। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मैं मिथाइल, आई हैव मिथेन और मैं उसको 2Cl2 के साथ रिएक्ट करा रही हूँ, मेरे पास मिथेन है और मैं उसका रिएक्शन करा रही हूँ क्लोराइड के साथ। तो स्टूडेंट आई विल गेट फर्स्टली CH2Cl2, दैट इज माई मिथाइल क्लोराइड। मुझे स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मुझे मिल गया मिथाइल क्लोराइड और साथ में बाई प्रोडक्ट में मुझे मिल जाएगा HCl। ये एक रिएक्शन है कन्वर्जन ऑफ मिथेन इनटू मिथाइल क्लोराइड। ऐसा करते वक्त मेरी जो डेल्टा H मतलब एंथैल्पी जो है ना बच्चों, वो एंथैल्पी मतलब जो एनर्जी लग रही है दैट इज ऑफ -2.23 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी जो है मुझे लग रही है एक सिंगल स्टेप में करते वक्त। ये रिएक्शन एक ही स्टेप में हो गया। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसी रिएक्शन को 2 स्टेप में कर सकती हूँ। लेट अस सी हाउ। अब मैं क्या करूँ, मिथेन ले लूँ CH4 और उसका मैं रिएक्शन करा दूँ सिंगल क्लोरीन के साथ। किसके साथ करा रही हूँ बेटा, सिंगल क्लोरीन के साथ करा रही हूँ। तो व्हाट आई विल गेट हियर, आई विल गेट CH3Cl। एक हाइड्रोजन चला गया यहाँ पे और एक क्लोरीन यहाँ पे आ गया, CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, और उसके साथ में मुझे मिल गया HCl। ओके स्टूडेंट, अब मैं दोबारा से ये मिथाइल क्लोराइड ले लूँ दैट। अब ये करते वक्त मतलब सिंगल स्टेप में मैंने किया, तो जो यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है एंथैल्पी की दैट इज डेल्टा H0 इज -98.3 किलो जूल पर मोल। ये मुझे एनर्जी लग गई। अब इसका सेकेंड स्टेप में मैं क्या कर रही हूँ स्टूडेंट, मैं अपना जो CH3Cl है, माई CH3Cl, उसको मैं ऐड कर रही हूँ उसमें फिर से एक क्लोरीन। ओके स्टूडेंट, तो मुझे मिल जाएगा CH2, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा CH2Cl2। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे मुझे मिल गया CH2Cl2। ओके, दिस इज रॉन्ग। और अब हम लोग यहाँ पे फिर से मिल जाएगा मुझे एक HCl। ये पूरा प्रोसेस करते वक्त मुझे जो एनर्जी लग रही है दैट इज -10.4 किलो जूल। अब स्टूडेंट तुम अगर दोनों की एनर्जी ऐड करोगे ना तो यू विल गेट इट इज समहाउ सिमिलर टू 2.3 किलो जूल पर मोल। दैट मीन्स अगर तुम एक स्टेप में करो या तुम नंबर ऑफ स्टेप्स में करो, अगर तुम्हारा इनिशियल पोजीशन उतना है और सेम है और फाइनल पोजीशन सेम है तो उतनी ही एंथैल्पी लगेगी, जो एंथैल्पी चेंज होगा वो बिल्कुल सेम होगा। स्टूडेंट दिस इज व्हाट वी हैव सीन इन हेस लॉ। दैट्स ऑल स्टूडेंट फॉर टुडे। Keep watching my lecture and thank you students.